Good morning. Today is 31st December 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले हम नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो आर्टिकल है ये आरबीआई की बायएनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड जारी होती है, आपको पता होगा, बैंक के लिए। तो उसमें बैंक्स में बढ़ते हुए रिस्क की ओर इशारा किया गया है, तो हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। सेम आर्टिकल आज यही इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी है। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो आर्टिकल है उसमें काफी सारा डेटा का यूज किया गया है और क्वार्टर्स पे डिस्कशन की गई है कि इस क्वार्टर में ये हुआ, उस क्वार्टर में ये हुआ। फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वह हम इस आर्टिकल के साथ डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स के। और ये जो आर्टिकल है ये देखिए, सीरिया में एक ट्रूस साइन हुआ है टर्की के बीच में और रशिया के बीच में, तो काफी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है, तो ये भी हम इसे भी हम डिस्कस करेंगे। जो बीच का ये आर्टिकल है ये सुप्रीम कोर्ट के ट्रैक रिकॉर्ड से रिलेटेड है कि 2016 का साल सुप्रीम कोर्ट के लिए कैसा रहा। ये जो आर्टिकल है आज आपको पता होगा ग्राउंड जीरो है, सैटरडे को स्टोरी टाइप की चीजें आती हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जो आरबीआई की फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसके साथ में। ये इसका यूज कहाँ है? देखिए, इसका यूज है पेपर 3 मेंस के लिए। क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है? क्वेश्चन देखिए, रिपोर्ट पे तो नहीं आ सकता, लेकिन कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है होलिस्टिकली कि जो रिसेंट आरबीआई रिपोर्ट पॉइंट्स टुवर्ड्स द बैड हेल्थ ऑफ बैंक्स, व्हाट आर द चैलेंजेस बैंकिंग सेक्टर इज करंटली फेसिंग विद एंड हाउ टू एड्रेस। कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो बैंक्स अभी सफर कर रहे हैं जिनसे, और कैसे उनको एड्रेस किया जाए, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो होलिस्टिकली हमें उस क्वेश्चन को आंसर देना है। फिलहाल आर्टिकल की तरफ चलते हैं। कंटेक्स्ट क्या है? देखिए, कंटेक्स्ट तो ये है कि आरबीआई हर एक साल में 2 रिपोर्ट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जारी करता है। तो इस जो दूसरी रिपोर्ट में, एक रिपोर्ट वो पहले जारी कर चुका है और इस साल की दूसरी रिपोर्ट में उसने यह कहा है कि बैंकिंग सेक्टर में अभी भी रिस्क बरकरार हैं और काफ़ी सारे ऐसे रिस्क हैं जिससे बैंकिंग सेक्टर सफर कर रहा है। कौन कौन से रिस्क है? वाई द आरबीआई सेड दिस? देखिए, उनकी एसेट क्वालिटी में है वो डिटोरेशन हो रहा है। एसेट क्वालिटी जैसे देखिए, बैंक की एसेट क्वालिटी क्या होती है? बैंक की एसेट क्वालिटी तो वही होती है जैसे वो लोन देते हैं। अब बैंकों ने लोन दिया माल्या जैसे आदमियों को, माल्या जैसे आदमी जाकर बैठ गए विदेश के अंदर में, तो उनकी जो एसेट क्वालिटी है ना, तो देखिए ब्याज आना तो दूर, बैंक्स तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि माल्या जैसे आदमी हमें इंटरेस्ट देंगे, उन्होंने तो जो वो प्रिंसिपल अमाउंट दिया था वही वापस नहीं किया, तो इससे तो उनका और ज़्यादा जो एसेट क्वालिटी थी उनका नुकसान हो गया। लो प्रॉफिटेबिलिटी, देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अब रह नहीं गई है लोन वाले में, कंपटीशन सेक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है। ना सिर्फ बैंक्स बल्कि जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो भी काफ़ी सस्ते अमाउंट में लोन दे देते हैं, तो जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो गई है। और तीसरा जो है लिक्विडिटी का इशू, डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी के बाद में लिक्विडिटी तो है ही नहीं। आप देखिए, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी होता है जैसे करेंसी जो होती है जिससे हम कोई चीज़ लेते हैं या खरीदते हैं, जिसको करेंसी कहते हैं, मीडियम, यानी इट्स ए काइंड ऑफ मीडियम थ्रू विच वी कैन परचेज और सेल द थिंग्स। तो देखिए, करेंसी तो डिमोनेटाइजेशन के बाद में है ही नहीं, मार्केट में सर्कुलेशन उनका है ही नहीं, तो वो क्या तो लोन देंगे, क्या लेंगे, जनता क्या जमा कराएगी। तो एक लेवल से इसी तरह ऐसे 3 इश्यूज इन्होंने मेन जिन पर फोकस किया कि जो बैंकिंग सेक्टर है फिलहाल रिस्क से भरा हुआ है। अब ये कहते हैं, जनरल बात कहते हैं कि ये कहते हैं देखिए इसका नुकसान क्या है अगर बैंक में नुकसान है, क्योंकि देखिए बैंक्स जो होते हैं हमारे, जो पूरी की पूरी फाइनेंशियल इकोनॉमी होती है वो बैंक्स पे ही टिकी होती है। कैसे? यहाँ से देखते हैं। देखिए, आपके पास पैसे हैं, यहाँ पे देख लीजिए मरुनाल के पास पैसे हैं और रोमन सानी के पास पैसे हैं, तो ये क्या करेंगे? देखिए, इनको लगेगा कि हमारे पास में कुछ अमाउंट है, तो हम उस अमाउंट का करेंगे क्या? जाके बैंक में जमा करा देते हैं। तो देखिए, उनके पास एक मोटिवेशन है, वो सोचते हैं कि हमारे पास पैसे जो पड़े हैं वो तो खराब हो जाएंगे, उनका कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, बैंक में जमा कराएंगे तो कुछ हम कम से कम हमें उसका इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा, जैसे 4% इंटरेस्ट रेट है। और जैसे वो उनको लगता है कि अगर 100 रुपये जमा कराएंगे तो 4 रुपये बढ़ जाएंगे 1 साल के अंदर में, तो उनको लगता है 104 हो जाएंगे। तो बैंक के पास अब देखिए 100 रुपए आ गए, तो बैंक वो वही 100 रुपए देगा किसी और को 8 रुपए के इंटरेस्ट रेट पे, यानी बैंक को लगेगा कि देखिए हमारे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए आ चुके हैं, 4 रुपए इनको वापस देने हैं जिन मरुनाल और रोमन ने जमा कराए, तो हमारे पास देखिए हम यही जो पैसा 100 रुपए आया इसको ज़्यादा रुपए यानी 8% इंटरेस्ट रेट पे दे देते हैं किसी कंपनी को या फिर कोई भी कॉर्पोरेट हाउस है उसको। तो इससे क्या होगा? कॉर्पोरेट हाउस इनको देगा 100 के बदले 108 रुपए, 4 रुपए का इनका फायदा होगा और 4 रुपए इनको ये दे देंगे, 104 इनको दे देंगे, तो बीच में कमीशन खा गए 4 रुपए। अब देखिए पूरी की पूरी इकोनॉमी हमारी इसी चीज पे टिकी है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर बैंक जब तक पैसे नहीं देंगे कॉर्पोरेट हाउसेस को, जो कंपनीज हैं उनको, तो हमारे देश में डेवलपमेंट कैसे आएगी? अब कोई भी देखिए और कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई बंदा आप में से कोचिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करना चाहता है राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर के अंदर में, लेकिन आपको उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए आप जाओगे बैंक पे। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और दूसरे तरह के स्टार्टअप्स हैं जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सबको पैसा चाहिए बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए। पैसा आता कहाँ से है?
कई सोर्स से आता है, लेकिन एक सोर्स बैंक्स भी हैं। लेकिन जब तक कि बैंक्स पैसा नहीं देगा, क्रेडिट ग्रोथ नहीं लगाएगा, तो हमारा सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। इसीलिए ये आर्टिकल में ऐसा लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर देखिए बैंक की हालत खस्ता है तो पूरी की पूरी इकोनॉमी की हालत खस्ता है। ये बात बिल्कुल सही है। कौन से कंसर्न्स इन्वॉल्व हैं? देखिए पिछली जो रिपोर्ट आई थी 6 महीने पहले, उसमें भी आरबीआई ने तमाम तरह के रिस्क ये बताए थे, लेकिन कोई भी सुधार उनमें अभी नहीं हुआ है। और अभी तो बल्कि और ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत है इन रिस्क को एड्रेस करने के लिए। जैसे अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जैसे एनपीएस है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर इस इशू को एड्रेस करना है तो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कहीं और से फंड्स की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, और कोई तो देगा नहीं, गवर्नमेंट ही देगी वैसे। दूसरी जो इनकी एसेट क्वालिटी है, जो हमने पहले डिस्कस किया, वो भी पिछली रिपोर्ट के बाद में और ज्यादा वर्सन हो गई है। यानी पहले जो पिछले 6 महीने पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी एसेट क्वालिटी की सिचुएशन खराब थी, अब तो और ज्यादा खराब हो गई है। अब रिसेंट में देखिए एक सर्वे हुआ था एक्सपर्ट्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, इनका सर्वे हुआ था। उन्होंने बताया कि इनके अलावा भी जो 2 इशू बहुत ज्यादा अभी सुर्खियों में, वो है क्रेडिट ग्रोथ एंड साइबर रिस्क। साइबर रिस्क मतलब आपको पता होगा, देखिए 32 लाख डेबिट कार्ड्स का डेटा था वो चोरी हो गया था। अब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बैंक की सिक्योरिटी का जब तक हम प्रॉपर प्रावधान नहीं करेंगे तब तक ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो साइबर रिस्क प्रोन रहेगा। दूसरा है क्रेडिट ग्रोथ का, मतलब जनता अगर जाएगी नहीं बैंक्स के पास में पैसा जमा कराने, तो कैसे बैंक्स देंगे कंपनियों को लोन? तो ये कहते हैं कि जनता आ नहीं रही है क्रेडिट ग्रोथ करने में, यानी बैंक्स के पास में पैसा आ नहीं रहा है कहीं ना कहीं से, ताकि वो लोन दे सकें कंपनीज को। क्रेडिट ग्रोथ में दिक्कत आ रही है। दूसरा ये इश्यू उठाते हैं इस आर्टिकल के अंदर में वीरेल आचार्य का। वीरेल आचार्य को डिप्टी गवर्नर घोषित किया गया है। तो देखिए पर्सन पे तो कभी क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन जो अंदर की बातें हैं वो हम इसमें देख लेते हैं। इनको देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का हेड बनाया गया है आरबीआई का, और ये फॉर्मर मेंबर थे एडवाइजरी कमेटी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन है। तो आप बताइए, देखिए ये जो कमीशन है काफी बार सुर्खियों में आता है और इसके पॉइंट्स को हम आंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो आप बताइए जो ये फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन है ये क्या था और क्या क्या इसने रिकमेंडेशंस दी। उसके बाद में देखिए जो वीरेल आचार्य है, इनकी जो एक्सपर्टीज है काफ़ी चीज़ों में है, और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा है कि ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इनकी जो मेन थ्योरी ये कहती है कि आइडेंटिफाई कीजिए रिस्क को और उसको सिस्टमेटिक ढंग से डील कीजिए उन रिस्क को, खास करके बैंकिंग सेक्टर में। इस तरह की इनकी एक्सपर्टीज है। दूसरा, ये सपोर्ट करते हैं इस बात को कि जो देखिए स्ट्रेस्ड एसेट है, देखिए अभी स्ट्रेस्ड एसेट क्या होती है? स्ट्रेस्ड एसेट जो होती है वो इसी तरह से होती है कि एनपीएस टाइप में, यानी एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट से जो पहले की स्टेज होती है वो होती है स्ट्रेस्ड एसेट। यानी देखिए आपने पैसे दिए, बैंक ने पैसे दिए किसको? एक सेकेंड, यहां से देखते हैं। बैंक ने पैसे दिए देखिए किसको? माल्या को। माल्या ने देखिए अभी तक तो माल्या थे वो इसकी इंटरेस्ट थे, जो लोन दिया बैंक ने उनको उसका इंटरेस्ट दे रहे थे, यानी जनवरी के महीने में दिया, फेब के महीने में दिया। लेकिन अब देखिए फेब के बाद में मार्च और अप्रैल में उन्होंने अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिया बैंक्स को, तो अभी तक एनपीएस नहीं हुआ है 1-2 महीने में। यानी जिस टाइम फ्रेम में इनको इंटरेस्ट देना है बैंक से, वो टाइम फ्रेम है जो पास कर देते हैं, फिर भी इंटरेस्ट नहीं देते बैंक को, तो वो एक स्ट्रेस्ड एसेट हो जाती है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वैसे, मतलब टाइम फ्रेम तो मैं वैसे एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि स्ट्रेस्ड एसेट क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। जैसे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट 90 डेज से ऊपर कोई इंटरेस्ट ना आए उससे रिलेटेड होता है। तो आप देख लीजिएगा कि प्रॉपर डेफिनेशन है क्या की। मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। यानी पहले की स्टेज है, पहले जो फंड्स होते हैं वो स्ट्रेस्ड एसेट में आते हैं, उसके बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं कि अगर लंबे समय तक कोई भी फंड्स स्ट्रेस्ड एसेट रहे तो वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है, मिस्टर आचार्य यही कहते हैं जो ये चुन के आए हैं कि बैंक्स जो है, इनका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बैंक्स में अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उनको एक बैड बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाए। बैड बैंक में मतलब देखिए, बैड बैंक आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। बैड बैंक होता क्या है, देखिए मुझे ब्याज लेना है, मान लीजिए मुझे ब्याज लेना है, मैं हूँ ए और मुझे ब्याज लेना है बी से 5 रुपये, यानी 5 रुपये मुझे लेने हैं, और एक दूसरा बंदा है सी को, उससे भी डी से पैसे लेने हैं, कितने? 5 रुपये। तो देखिए हम दोनों को ए और सी को 5-5 रुपये लेने हैं बी और डी से। हम क्या करेंगे, देखिए हमें और भी बहुत काम है, हमें इतना काम नहीं है सिर्फ इनसे पैसे लेते रहेंगे। और हम क्या करेंगे, देखिए 5 इसको एक दूसरा पर्सन मान लीजिए ई मान लीजिए, हम दोनों मिलके ई को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, ए और सी मिलके ई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि आपकी जिम्मेदारी है 5 + 5 10 रुपये आपको लेने हैं इन दोनों से। हमें बस आप सिर्फ, यानी हम ई को कहेंगे कि हमें सिर्फ आप 3-3 रुपये दे दीजिए, और ये 10 रुपये जो हमें लेने हैं अब आपकी जिम्मेदारी है, आप बी और डी से ले लीजिए।
तो थोड़ा एग्जाम्पल पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, थोड़ा कहने के लिए है, कहने का मतलब सिंपल वे में यही, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा बिना एग्जाम्पल के ही। जो सभी जो बैंक्स के बैड एसेट हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक के 1000 करोड़, आईसीआईसीआई छोड़िए वो पब्लिक सेक्टर का देखिए, एसबीआई को मान लीजिए 10,000 करोड़ है, पीएनबी के 20,000 करोड़ हैं, तो ये सब जो पैसे हैं वो एक थर्ड पार्टी को दे देंगे, 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, थर्ड पार्टी को कहेंगे कि देखिए आप अपने आप से इनसे ले लीजिए जिनसे हमें लेने हैं, बस आप हमें थोड़ा बहुत पैसे दे दीजिए, 10,000 करोड़ के बदले आप हमें 7,000 करोड़ दे दीजिए, पीएनबी कहेगा आप हमें सिर्फ 15,000 करोड़ दीजिए। इस तरह की बात है, ताकि बैंक्स का देखिए एक बैंक्स की एक जो स्टेटस है वो अच्छा स्टेटस मेंटेन रहे कि हमारे पास कोई भी बैड लोन्स नहीं है। और कौन से दूसरी तरह की जो मेजर्स हैं इनिशिएट किए गए हैं जो बैंकिंग की हालत को सुधारने के लिए, देखिए अब एक नया बिल आया है, ड्राफ्ट फाइनेंशियल रेजुलेशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल। इससे पहले आपको याद होगा पिछले साल जो करंट अफेयर में था, एक बैंकरप्सी कोड आया था, यानी कोई भी कंपनी अगर बैंकरप्ट हो जाती है तो किस तरह से उसका डिसोल्यूशन किया जाएगा, इस तरह का कोड आया था, हमारी गवर्नमेंट इसको लाई थी। अब बैंकिंग में भी देखिए अगर कोई किसी तरह का एसेट बैड क्वालिटी है या फिर कोई बैंकरप्ट हो जाता है, देखिए बैंक तो बैंकरप्ट होगा नहीं वैसे, क्योंकि काफी बड़ा इशू हो जाएगा, सरकार उसको होने नहीं देगी बैंकरप्ट, लेकिन वैसे बात है अगर कोई भी स्ट्रेस्ड एसेट है तो देखिए तो उसके लिए भी स्पेशली बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज है उनके लिए भी एक नया बिल आने वाला है जिसका नाम है ड्राफ्ट फाइनेंशियल रेजुलेशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल। बस ये ध्यान में रखिएगा, जो बैंकरप्सी कोड पिछले साल आया था ये सिर्फ कंपनीज के लिए था, और अब ये जो ड्राफ्ट फाइनेंशियल रेजुलेशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल आएगा ये बैंक्स के लिए और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए है स्पेशल। लास्ट में अच्छी लाइन लिखते हैं कि जो ये रेगुलेटर आरबीआई है और गवर्नमेंट है इनको मिलकर काम करना पड़ेगा इस पूरे के इशू को रिजोल्व करने के लिए। बस यही ये पूरा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है देखिए वो सीरिया में हुआ, टर्की और रशिया के बीच में एक ट्रूस साइन हुआ है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, तो इसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वैसे तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर कभी भी नहीं आएगा, डेली कुछ ना कुछ होता रहता है, कितनी बार तो हमने ये इशू डिस्कस कर लिया है, फिर भी हम ये आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे कुछ होता है तो हमें कम से कम टच में रहना चाहिए चीज़ों के कि अभी क्या कुछ हो रहा है। तो अब क्या हुआ है देखिए हमने ये पढ़ा था कि अभी टर्की, रशिया और ईरान एक साथ आए हैं सीरिया में शांति स्थापित करने के लिए। अभी उन्होंने एक ट्रूस साइन कर लिया, एक डील साइन कर लिया है, टर्की रशिया के बीच में डील साइन हुई है। तो देखिए अब इस डील को अच्छी बात यह है कि सीरिया की गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों ने मान लिया है और दोनों से एक पॉजिटिव सिग्नल्स निकल कर आ रहे हैं। ये देखिए पॉजिटिव रिएक्शन फ्रॉम बोथ द सीरियन रिजीम एंड द रिबल्स कमांडर्स। अब ये इंपॉर्टेंट है क्यों? देखिए पहले जो भी एफर्ट्स लगाए गए थे शांति स्थापित करने के लिए सीरिया में अंदर में, जैसे कि रशिया और यूएस के बीच में डील साइन हुई थी, वो सब सफल नहीं हो पाए। लेकिन अब ये दोनों ऐसे एक्टर्स के बीच में डील साइन हुई है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं कन्फ्लिक्ट के अंदर में। जैसे टर्की, आपको पता होगा टर्की गाहे बगाए टर्की इसको मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता है और कुर्द्स के खिलाफ है। रशिया तो आपको पता होगा असद का यानी सीरिया की जो गवर्नमेंट है उसका पूरा साथ दे रहा है रिबल्स के खिलाफ में। यानी दोनों के दोनों जो एक्टर्स हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं सीरिया के अंदर में। जो यूएस था वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, यूएस सिर्फ एक लॉजिकल सपोर्ट और हथियार वगैरह प्रोवाइड कर रहा था। तो अब देखिए इससे इस बात को बल मिलता है कि जो प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्लिक्ट यानी जरूरत से ज़्यादा जो कन्फ्लिक्ट लंबा हो गया है उस और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पैदा हो गए हैं उसको कम करने के लिए सहायता प्रोवाइड करेगी। अब देखिए असद की जो गवर्नमेंट है, पहले उन्होंने कहा था कि देखिए हम देखेंगे, पहले उन्होंने कहा था कि हम अलोपो को कैप्चर करने के बाद में और भी एरिया कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुश्किल ही है कि असद जो इस तरह की पॉलिसीज अपनाएंगे और इस तरह की संभावना ज़्यादा है कि अब वो इस डील को मानेंगे, क्योंकि देखिए उनकी जो फोर्सेस हैं, उनके जो सैनिक है वो भी एक तरह से एग्जॉस्ट हो गए हैं वार लड़ते लड़ते, और उनको भी एक तरह से अब वो हायर पोजीशन पे हैं। अलोपो को उन्होंने कैप्चर कर लिया तो वो अब एक हायर पोजीशन पे हैं, वो अब किस तरह की डील करते हैं तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। और देखिए रिबल्स जो हैं, रिबल्स जिनके खिलाफ में सीरियन गवर्नमेंट लड़ रही है, सीरियन गवर्नमेंट प्लस में रशिया लड़ रहे हैं, रिबल्स जिनको सपोर्ट करता है यूएस। रिबल्स ने देखिए काफ़ी मोमेंटम खो दिया है अलोपो को खोने के बाद में। अलोपो एक सिटी का नाम है जिसे रिबल्स ने खो दिया है। अब उनकी सपोर्ट जो है काफ़ी लिमिटेड हो गई है गिने चुने पार्ट्स में, जैसे कि इदीब, ये याद मत रखिए, भूल जाइए ना, इन पार्ट्स में देखिए इनकी सपोर्ट काफ़ी कम हो गई है। अब क्वेश्चन देखिए यह उठता है कि क्या, अब देखिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिबल्स को क्या है, क्या ये पीस अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे। देखिए संभावना तो यही है कि ये पीस अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अब गिनी चुनी जो बिल्कुल लिमिटेड स्पोर्ट इनकी बाकी, अगर ये पीस अपना लेते हैं तो कम से कम जहां इनकी स्पोर्ट अभी थोड़ी बहुत बची है वहां तो बची रहेगी। अगर ये कन्फ्लिक्ट में जाते रहेंगे तो सारी की सारी जो इनकी स्पोर्ट है वो ही खत्म हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि टर्की और रशिया एक साथ आए क्यों? एक साल पहले तक टर्की, वो रशिया और वो टर्की जिनकी बिल्कुल बनती ही नहीं थी, आखिर क्या हुआ कि दोनों एक साथ आए सीरिया में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए? ये इसलिए आए क्योंकि देखिए दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं। कैसे?
देखिए रशिया के इंटरेस्ट तो ऐसे कन्वर्ज कर रहे हैं कि क्योंकि उसने देखा है यूएस ने इराक के अंदर इंटरवीन किया, अफगानिस्तान के अंदर इंटरवीन किया, और रशिया को पता है एक बार जैसे यूएस ने इंटरवीन किया वहां पे इराक के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर, वो फंस के रह गए, वहां बाहर नहीं निकल सके, काफी लॉस हुआ जानमाल का उनको वहां पे यूएस को। तो रशिया भी यही चाहता है कि हम सीरिया के अंदर कहीं फंस ना जाएं, इसलिए डील साइन करना बहुत जरूरी है। अगर कंफ्लिक्ट चलता रहा तो हम सीरिया के अंदर में फंस जाएंगे। और दूसरा ये कहते हैं, देखिए इस नेगोशिएटेड डील से रशिया को फायदा ये होगा कि अब जो ये डील साइन हुई है वो रशिया के टर्म्स पे हुई है, यानी रशिया का कहीं ना कहीं इसमें स्टेक्स है। और रशिया का देखिए जो कद एक तरह से बहुत गिर गया था, G8 से इनको सस्पेंड कर दिया गया था, यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने काफी सैंक्शंस लगाए थे इनके ऊपर में। अब इस नेगोशिएटेड डील से रशिया ने दिखा दिया कहीं वो भी एक स्टेक होल्डर है, वो भी एक पावर ब्रोकर है सीरिया के अंदर में। टर्की का देख लेते हैं, क्यों टर्की ने सपोर्ट किया। देखिए सीरियन जो फोर्सेस हैं वो जीत रही हैं, और इससे क्या होता है, सीरिया के अंदर में ISIS भी कमजोर हो रहा है और रिबल्स हैं वो भी कमजोर हो रहे हैं, सीरियंस मजबूत हो रहे हैं। इवन जो कुर्द, यहां पे ध्यान दीजिएगा आप, कुर्द मैं बार बार आपको बताता हूं, कुर्द एक ऐसी एथनिक ग्रुप्स हैं जो अलग से देश की मांग करते हैं, स्कैटर्ड हैं, टर्की के अंदर है, ईरान के अंदर है, इराक के अंदर है, सीरिया के अंदर में भी है। अब देखिए असद रजीम यानी सीरियन गवर्नमेंट मजबूत हो रही है, तो कुर्द भी वहां पे सीरिया के अंदर मजबूत हो रहे हैं। तो अब कुर्द मजबूत होंगे तो देखिए एक तरह से यही कुर्द टर्की में जाके एक अलग देश की मांग करेंगे जो कि टर्की के लिए खतरा है। तो जो कुर्द की बढ़ती हुई मजबूती है वो रोकना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाकर सीरिया के अंदर, ये तुर्की है, इसलिए तुर्की ने कुर्द की बढ़ती हुई पावर को रोकने के लिए पीस डील की तरफ ये गए। इसी चीज से एक्सप्लेन करता है कि दोनों के दोनों दोस्त क्यों सामने आए। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए वे फॉरवर्ड तो ये है, ये अच्छी बात है, ये दोनों देश एक साथ आए हैं, क्या इससे शांति स्थापित होगी? देखिए ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो टर्की का सिर्फ जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ कुछ ही रिबल ग्रुप्स पर है, और जैसे सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री भी काफी रिबल्स को वहां पे पैसा देते हैं, हथियार देते हैं, तो वो तो इस डील को नहीं मानेंगे, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं। दूसरे देखिए आप जिहादिस्ट हैं, जो जिहादिस्ट है वो भी यहाँ पे वार लड़ रहे हैं, जैसे कि फतेह अल साम, अब ये भी नहीं मानेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये भी कह पाना मुश्किल है क्या इस पीस डील को ये मानेंगे या नहीं मानेंगे। और ऊपर से देखिए कल को अगर किसी तरह की एक फाइनल डील साइन की जाती है तो कुर्दिस्तान का उसमें कुर्दिश क्वेश्चन कैसे एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि कुर्द देखिए अभी कुर्द वहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। जो ISIS के खिलाफ में लड़ाई चल रही है, कुर्द ने उस लड़ाई को मजबूती से लड़ा है, तो कुर्द भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, और कुर्दिस्तान को जो मांग है उसको सपोर्ट किया है यूएस ने भी। तो अब इस बात पर डिपेंड करता है कि कुर्द के क्वेश्चन को कैसे एड्रेस किया जाता है। फिर भी देखिए अगर ये जो सीज फायर अभी हुआ है पिछले अगले 1 महीने तक रहता है, अस्ताना समिट, अगले महीने एक समिट होने वाला है, तो उस लिमिट तक रहता है, तो कम से कम एक नई शुरुआत होगी सीरिया में शांति स्थापित करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा आर्टिकल 2016 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कैसी रही और सुप्रीम कोर्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को खंगालता है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल पेपर 2 मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह का देखिए, कुछ आए तो आ सकता है, नहीं तो आप जजमेंट्स को यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में। रिसेंट वर्किंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट मैनिफेस्ट डिक्लाइन इन द मोरल अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इस तरह क्वेश्चन कुछ आ जाएगा, कमेंट कीजिए तो देखते हैं हम पूरा आर्टिकल है क्या। कई तरह के देखिए इसमें इश्यूज डिस्कस करे गए हैं, तो हम इशू वाइज इस आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला जो इशू है वो अपॉइंटमेंट को रिलेटेड है। 2016 में देखिए पूरा का पूरा साल जुडिशरी लड़ती रही एग्जीक्यूटिव से अपॉइंटमेंट को लेकर। TS ठाकुर जो CGI थे सुप्रीम कोर्ट के, वो भावुक भी हो गए। उन्होंने बार बार गवर्नमेंट को कहा कि आप अपॉइंट कर दीजिए जजेस, काफी वैकेंसीज है हाईकोर्ट में, आप इन्हें अपॉइंट कर दीजिए। पूरा का पूरा जस्टिस है वो रुका हुआ है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और गवर्नमेंट बार बार यही कहती रही कि देखिए आप जो है अपॉइंटमेंट क्लियर तो कीजिए, आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, आप फाइलें क्लियर नहीं कर रहे हैं। इस तरह की मतलब आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो पूरा साल चलता रहा। अब देखिए इससे पूरी, अब इस बात में तो कोई दो राय नहीं है देखिए कि अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द होनी चाहिए, और सेपरेशन ऑफ पावर भी होना चाहिए, यानी पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट जो अपॉइंटमेंट है अब जुडिशरी के कोलिजियम सिस्टम से होती है, वो एक सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। हुआ क्या था इसके खिलाफ में 2015 में, आपको याद होगा, NJAC गठित की थी गवर्नमेंट ने, जिसमें 6 मेंबर्स थे और उसमें लॉ मिनिस्टर की भी भागीदारी थी। उसमें कुछ ऐसे मेंबर्स भी थे जो एग्जीक्यूटिव द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, एग्जीक्यूटिव प्लस में सुप्रीम कोर्ट के 3 जो मेंबर कमेटी थी। बस अब ये कमेटी इनवैलिडेट हो गई, तो आप इसको याद मत रखिए, इसका यूज नहीं होगा। बस एक नाम याद रखिए कि सरकार ने NJAC गठित किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसलिए इनवैलिडेट कर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। जजेस को अपॉइंट करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट जजेस को अपॉइंट करने में इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि जुडिशरी बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स देती है वो सरकार के खिलाफ देती है। अगर कल को सरकार ही जजेस को अपॉइंट करने लगी तो जजेस डरते हुए सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो इस तरह की बात इन्होंने कही थी उस टाइम पर, बस आप ये नाम याद रखिए, NJAC।
तो देखिए अब इशू यह उठता है कि पूरे साल यही चलता रहा, लड़ाई होती रही दोनों के बीच में, चूहा बिल्ली के जो खेल चलता रहा। और देखिए लेकिन एक बात देखिए, जो पूरे के पूरे जो जुडिशरी के सपोर्टर हैं वो इस बात को मानेंगे कि जुडिशरी का ये बात बिल्कुल सही है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए सरकार के बीच में और जुडिशरी के बीच में, लेकिन वो यह बात भी कहेंगे कि जो अभी की अपॉइंटमेंट जुडिशरी द्वारा की जाती है कोलिजियम सिस्टम से, उसमें भी काफ़ी तरह की खामियां हैं, उसमें भी काफ़ी तरह की खामियां, और जुडिशरी को उस तरह का सुधार करना चाहिए। और एक ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोलते हैं, देखिए जिस तरह की इंडिपेंडेंस की बात जुडिशरी करती है, अगर जुडिशरी इतनी ही इंडिपेंडेंट जुडिशरी के है फिर भी वो करेज क्यों नहीं दिखाती, खास करके जैसे फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने जैसे इश्यूज हैं उस पर वो क्यों नहीं बलती। एक तरह की जो मोरल जो करेज है उसमें लैक कर रही है जुडिशरी, लेकिन वो जुडिशरी जो इंडिपेंडेंस है उस पर तो जोर दे रही है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जैसे डिसीजन पर वो खासकर करेज नहीं दिखा पाती सरकार के खिलाफ में। देखिए थोड़ा इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं टाइमलाइन अपॉइंटमेंट्स की जल्दी सी। 1982 तक तो देखिए एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट था, उसका कुछ ना कुछ से था अपॉइंटमेंट के अंदर में, लेकिन 1982 में एक ऐसी जो जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने कि उसके बाद में 1982 के बाद में जो सरकार का से है वो खत्म हो गया, यानी सरकार का जो दखल है जजेस को अपॉइंट करने में वो खत्म हो गया। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1982 में सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो राय थी वही मानी जाने लगी जजेस को अपॉइंट करने में। 1993 में एक दोबारा से एक केस आया, इसको सेकंड जज केस भी कहते हैं, इसमें कहा कि सिर्फ सीजीआई नहीं अपॉइंट करेंगे, सीजीआई प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जजेस का एक कोलिजियम होगा, वो मिलकर जजेस को अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट प्लस में हाई कोर्ट में। 1998 में फिर से फेरबदल हुआ इसके अंदर में, फिर से कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो सीजीआई प्लस में और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ये मिलके जजेस को अपॉइंट करेंगे, यानी पहले 1982 से पहले गवर्नमेंट, उसके बाद में कुछ टाइम तक सीजीआई अलोन, फिर 2 जजेस, फिर 1998 के बाद में 4 जजेस, और अब जो चल रहा है वो यही सिस्टम चल रहा है। जजेस को अपॉइंट कौन करता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सीजीआई प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ये चल रहा है अभी। उसके बाद में देखिए सरकार ने कहा कि जो आपका जो पूरा प्रोसीजर है उसमें काफ़ी खामियां है, नेपोटिज्म है, करप्शन है, तो सरकार ने एक एनजेसी का गठन किया, एनजेसी का गठन किया कि ताकि एक बैलेंस बनाया जा सके और अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश की जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया। 2015 अक्टूबर के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एनजेसी को हम नहीं मानेंगे, सिर्फ हम खुद से ही अपॉइंट करेंगे क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर है, आप अपनी अपॉइंट कीजिए, हम अपने अपॉइंट करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ 2016 में, देखिए वहीं 2015 के आसपास की बात है ये, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि देखिए हम मानते हैं कि हमारे कोलिजियम सिस्टम में कुछ खामियां हैं, तो आप सजेस्ट कीजिए हम उस खामियों को कैसे सुधार सकते हैं। तो देखिए उसके बाद से विवाद चला रहा है। सरकार ने उस खामियों को दूर करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, उसमें काफ़ी सजेशंस दिए कि नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर कुछ अपॉइंटमेंट्स जिन्हें आप रिकमेंड करो, हम उन्हें नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर हम वीटो कर सकते हैं। तो जुडिशरी ने कहा नहीं, यह बात हम नहीं मानेंगे कि आप तो देखिए हर किसी जज की अपॉइंटमेंट को नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर इनवैलिडेट करने की बात कहेंगे, तो क्या हम उसे मानेंगे? नहीं मानेंगे। दूसरा इशू जो आता है देखिए वो डिफेमेशन का आता है। ये कहते हैं देखिए डिफेमेशन का इशू जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले देखिए ये बात कहते हैं कि जुडिशरी को होना किस प्रकार से चाहिए। जुडिशरी को इस प्रकार से होना चाहिए कि जुडिशरी एक काउंटर मेजोरिटेरियन जुडिशरी हो, यानी वो जनता की आवाज़ को देखिए, सिर्फ जनता की जो राय है उस पर बात न करे, जस्टिस कैसा है उस पर बात करे, यानी सरकार के खिलाफ जाने का भी एक मादा रखती हो, इस तरह की जुडिशरी होनी चाहिए। वही डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी लाभदायक है। उसके बाद देखिए आता है डिफेमेशन का इशू नंबर 2 है ये डिफेमेशन का इशू, यानी देखिए सेक्शन 49 एंड 500 आईपीसी। इसमें क्या है, डिफेमेशन से रिलेटेड है। जैसे आपने देखा होगा कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल और अरुण जेटली के खिलाफ में एक इशू चल रहा है, काफ़ी लोगों के बात में चल रहा है। राहुल गांधी ने आरएसएस के बारे में कुछ कह दिया था, वहाँ भी एक डिफेमेशन का इशू चल रहा है। डिफेमेशन होता क्या है? देखिए ऐसा नहीं है, हमारी जो पूरी डेमोक्रेसी है वो एक वहाँ पे कानून इस्टेब्लिश्ड है। ऐसा नहीं कि मैं खड़ा होकर किसी पर भी इल्ज़ाम लगा दूँ, कोई भी आरोप लगा दूँ, इससे तो दूसरे बंदे की रेपुटेशन है वो हर्ट हो जाएगी। तो उसी तरह से देखिए इसी तरह के अगर कोई किसी की इंसल्ट ना करे या फिर कुछ ऐसे बैड वर्ड्स ना करे, किसी के बारे में गाली गलौच ना करे, उसी से रिलेटेड ये है। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसका हनन ना हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब यह नहीं कि कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। लोगों की जो रेपुटेशन है, वो डिग्निटी है, वो अपने आप में उसमें एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। अगर कोई इस बैलेंस को हर्ट करता है, यानी किसी की रेपुटेशन किसी के कुछ कहने से हर्ट होती है, तो उसको एड्रेस करने के लिए सेक्शन 400 और सेक्शन 500 है। तो एक में देखिए सिविल जो है डिफेमेशन, एक में क्रिमिनल डिफेमेशन है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए और क्या है, अब यह केस गया था देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और पिटिशनर ने ऐसा कहा था, सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे और सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा कहा कि देखिए ये जो 499 और 500 है इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, ये सिर्फ अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है, इसलिए आप इन्हें इनवैलिडेट कर दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं किया। जस्टिस मिश्रा ने ऐसा कहा, देखिए जो आर्टिकल नंबर 21
आर्टिकल नंबर 21 है राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी है, उसमें देखिए एक रेपुटेशन भी शामिल है। आप किसी के बंदे की रेपुटेशन को वैसे ही हर्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी बंदे की रेपुटेशन को हर्ट करेंगे तो उससे उसका राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है वो हर्ट हो जाएगा। यानी जस्टिस मिश्रा ने इसको रिजेक्ट नहीं किया, और जो जस्टिस मिश्रा ने तर्क दिया वो दिया आर्टिकल नंबर 21 का। तो इसमें देखिए जो आर्टिकल लिखा है वो ये कहते हैं कि जुडिशरी को जो एक्ट करना चाहिए वो प्रीवियस प्रेसिडेंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए। लेकिन अब इस इशू को, डिफॉर्मेशन के इशू को एड्रेस करने में जस्टिस मिश्रा ने इन सभी बातों को इग्नोर कर दिया। यानी जो लिमिटेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ दिया हुआ है कि आर्टिकल नंबर 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के क्या क्या लिमिटेशन हो सकते हैं, लेकिन इस पर ना जाते हुए जस्टिस मिश्रा ने अपने आप से आर्टिकल नंबर 21 यानी राइट टू लाइफ लेकर आए। तो देखिए इशू थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, ये इशू ज़्यादा टाइम मांगता है समझने के लिए। तो आज तो इसमें और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं, इस थोड़े टाइम में डिफेमेशन के पूरे इश्यूज को तो नहीं समझा जा सकता। आगे हम पूरे दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे जब भी आएगा। और आगे क्या है देखिए, फिर आगे ये इशू उठाते हैं नेशनल एंथम का जो इशू है। ये कहते हैं कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई एक एक्टिविस्ट जो सोशल एक्टिविस्ट हैं भोपाल के, इनके द्वारा में, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक सिनेमा में अंदर कोई भी मूवी स्टार्ट होने से पहले नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान चलाया जाए और सबको कंपलसरी है खड़े होना। तो अपने आप में भी ये आर्टिकल लिखने वाले कहते हैं कि यह जजमेंट देने में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी जो सिविल लिबर्टीज हैं उनको डिसरिगार्ड कर दिया, उनको इग्नोर कर दिया। देखिए कुछ भी हो सकता है, कोई डिसेबल हो सकता है और किसी की मर्जी हो खड़े होने की या नहीं खड़े होने की, आप जो नेशनलिज्म है वो थोप तो नहीं सकते। इस तरह की बात लिखते हैं आर्टिकल लिखने वाले और कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है और जुडिशरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरा वो इशू उठाते हैं नेशनल एंथम पे, वो ये कहते हैं कि वो बात तो चलो ठीक है, आपने जो सिविल लिबर्टीज है उसको डिसरिगार्ड कर दिया। उसके बाद में देखिए जो ये रूल बनाना है, कानून बनाना है, ये तो पार्लियामेंट का काम है। आपका काम सिर्फ रूल बनाना और कानून बनाना नहीं है, आपका काम सिर्फ रिव्यू है, रिव्यू करना है। जो कानून पार्लियामेंट बनाती है आपको सिर्फ उस कानून को रिव्यू करना है, क्या वो सही है, ये गलत है। आप तो जो काम करने जा रहे हो एक सुपर लेजिस्लेचर का रूप धारण करने जा रहे हो। आप तो मतलब आप कानून करने लग गए तो ये डेमोक्रेसी पूरे के जिन तीन पिलर्स पर टिकी है वो ढह जाएगी। दूसरा ये बात कहते हैं कि देखिए अगर आप इस तरह से कानून बनाने लगे तो कल को हाई कोर्ट्स हैं उनमें भी एक गलत सिग्नल वो जाता है, वो भी अपने रिट्स की पावर तो उनके पास में भी है और वो भी अपने रिट्स की पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्री का क्वेश्चन बनता है, वैसे रिट्स की पावर आप बताइए कि हाई कोर्ट के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास में है, लेकिन ज़्यादा किसके पास में है और क्या क्या डिफरेंस है रिट्स की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में और रिट्स की जो पावर है हाई कोर्ट के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा अब आधार इशू आता है। देखिए ये कहते हैं आधार इशू के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी लेजिटिमेसी है वो ही खो दी है। कैसे खो दी है? देखिए 2013 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट जारी करी, एक वर्डिक्ट दिया। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड कंपलसरी नहीं होना चाहिए, ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या? देखिए सरकार ने उसके बाद में भी काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स चला दी हैं और काफ़ी सारे ऐसे रूल्स बना दिए हैं जिसमें जो आधार कार्ड है उसको कंपलसरी बताया गया है। पिछले दिनों हमने वही पढ़ा था, देखिए सीबीएसई के IIT JEE के एग्जाम में सरकार ने कहा कि हर किसी को आधार कार्ड कैरी करना है, ये कंपलसरी है। सरकार ने कहा कि ऐसा हमने सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए किया गया है। लेकिन अब बात यह उठती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 2013 में जजमेंट दे ही दिया था कि आधार कार्ड के लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ये सिर्फ ऑप्शनल होना चाहिए, जिसकी मर्जी है वो ले, अदरवाइज कोई जिसकी मर्जी नहीं है वो ना ले। तो इस तरह से बात यह उठती है कि सरकार जो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ नहीं बोलता। तो एक तरह से देखिए अभी इन सब के बावजूद अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को अपॉइंट किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो इस इशू को देखेगी कि आधार कार्ड जो है वो प्राइवेसी का इशू है, वो प्राइवेसी को हनन करता है कि नहीं करता है आधार कार्ड को कंपलसरी करना। तो अब देखिए इसमें एक जो दूसरा इशू उठता है वो ये उठता है, यहाँ पे एक टर्म का यूज लेते हैं, वो वैसे आएगा तो नहीं लेकिन फिर भी देख लेंगे। कौन सा है वो? आगे है, यहाँ पे है, हाँ। वे फॉरवर्ड में एक टर्म है, वो इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। बी रेंडर्ड फेट एकम्पली। फेट एकम्पली टर्म होती क्या है? वैसे देखिए ज़्यादा यूज है नहीं। फेट एकम्पली का मतलब ये होता है कि कल को देखिए जब तक अभी 5 जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट ने गठित करी है कि जो आधार कार्ड से रिलेटेड प्राइवेसी का जो इशू है उसको एड्रेस करने के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए, जब तक अभी तक उसकी एक भी सुनवाई नहीं हुई है। तो अब देखिए जब तक कि वो ये इशू डिसाइड करेंगे आधार कार्ड वाले, तब तक तो आधार कार्ड सभी ने वैसे ही बनवा लिया होगा, तब तो उसका इशू को डिसाइड करने का कोई औचित्य रह ही नहीं जाएगा। तो यही मतलब होता है, इस तरह का मतलब आपको एग्जांपल से मैंने बताया कि रेंडर्ड फेट एकम्पली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देखिए कहीं यूज कर सको तो कर लेना।
अब कहते हैं देखिए ये तो हमने इशू डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में देखिए आता है डिमोनेटाइजेशन का इशू। सरकार ने नोटबंदी करी, काफी सारी पिटीशंस गई सुप्रीम कोर्ट के पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में पिटीशंस गई और ना सिर्फ उन्होंने प्रोसीजरल इश्यूज उठाए उन पिटीशंस ने कि जिस तरीके से सरकार ने नोटबंदी करी यह तरीका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा सरकार नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा किया जा सकता था सिर्फ आरबीआई के द्वारा में, लेकिन फिर भी सरकार ने ऐसा किया। एक तो पिटीशंस ये क्वेश्चन उठाती है, दूसरा जो पिटीशंस क्वेश्चन उठाती है वो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग भी उठाते हैं। क्या देखिए जनता आज लाइनों में लगी है तो क्या ऐसा करना उचित है? मतलब जनता अपना पैसा ही यूज नहीं कर पा रही है, क्या ये उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं है? इस तरह की बात कही गई पिटीशंस के अंदर में। तो अब देखिए अब सुप्रीम कोर्ट इन पिटीशंस को कैसे ट्रीट करता है वह डिसाइड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का कैसा रवैया रहता है, सुप्रीम कोर्ट अपनी मोरल जो अथॉरिटी है उसको असर्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो सुप्रीम कोर्ट को डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको अच्छे से एड्रेस करना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि लेकिन अभी तक तो देखिए शुरुआत तो अच्छा नहीं हुआ, नोटबंदी से रिलेटेड जितनी भी पिटीशंस आई शुरू में तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो लीपापोती करती रही। आखिरकार जाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जजेस बेंच को गठित किया, जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो 5 जजेस बेंच जो है वो इसकी नोटबंदी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिसाइड करेगा कि क्या वो नोटबंदी थी वो सही थी या गलत थी। आगे देखते हैं इसका वे फॉरवर्ड है क्या। वे फॉरवर्ड के देखिए पहले बात तो यही है, आधार कार्ड को के इशू को डिसाइड करने में उन्होंने इतनी देर वो लगा देंगे कि जब तक ये पूरा का पूरा इशू ऑटोमेटिक ही वो टैकल हो जाएगा तब तक तो सबने जो आधार कार्ड है वो बनवा ही लेंगे और सरकार भी अपने रूल्स उस पर चला ही लिए होंगे। लेकिन अब कहते हैं कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट को काम कैसा करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को देखिए पब्लिक प्रेशर में आते हुए काम नहीं करना चाहिए। अगर पब्लिक प्रेशर में आते हुए सुप्रीम कोर्ट काम करती है तो देखिए वो एक तरह का मोरल करेज लैक कर रही है सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ देखना चाहिए न्याय, जस्टिस, सिर्फ इन्हीं बातों को सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। और जो एक देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी तो वो सभी चीज़ों को समझती है, इन सभी चीज़ों को, और वो देखिए मेंबर्स को अपॉइंट नहीं करेगी, वो सिर्फ यह देखेगी कि देखिए उनका काम सिर्फ अपने मेंबर्स को अपॉइंट करना नहीं है। यानी जजेस ने देखिए अपने आप के मेंबर्स को, जुडिशरी ने जजेस को अपॉइंट किया, सिर्फ इससे इंडिपेंडेंस नहीं आएगी। जजेस की देखिए जो जुडिशरी की है वो लेजिटिमेसी तब बढ़ेगी तब ये अच्छे से काम करेंगे और जो सोशल परसेप्शन है सोसाइटी के अंदर में उसके बहकावे में ना आते हुए वही बात दोबारा से है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस को बरकरार रहेंगे और जस्टिस है उसको असर्ट करेंगे। सो आज की डिस्कशन में बस इतना ही, अगले साल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।